हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अपनी बीएड सीरीज यूनिट 1 का पार्ट 7। ये हमारी यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, हमारी 4 यूनिट्स हैं बुक के अंदर। हम लोग इसको मैंने आपको पहले भी कहा था, हर यूनिट को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो कॉन्सेप्ट को कैच करना। ठीक है, तो हम अभी तक 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं जिनमें सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, हमने थियोरीज पढ़ी हैं और भी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। सबके सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। ठीक है, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें आ रहा है वो है रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट, यानी कि हमारी डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल रहता है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। आई एम वेरी श्योर ये वर्ड एनवायरनमेंट आप सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, हेरिडिटी वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, बट एनवायरनमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं हेरिडिटी होता क्या है। सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे आपके पेरेंट्स हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं आपके फादर की ब्लू आईज थी, आपकी भी ब्लू आईज है, तो ये क्या हुआ, ये हेरिडिटी हुई, है ना, विरासत में आपको मिला। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं एट द टाइम ऑफ देयर कंसेप्शन। ठीक है, पीटरसन के हिसाब से हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज वन व्हाट वन गेट्स फ्रॉम वंस एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू वंस पेरेंट, यानी कि आपको आपके एंसेस्ट्रल मतलब दादा, दादा के दादा, उनके आगे दादा, उन लोगों से क्या मिल रहा है ना, क्या आपको आपके अंदर फीचर्स या क्या आपके अंदर आ रहा है, वो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, जो आपको अपने दादा परदादा से विरासत में मिला है थ्रू योर पेरेंट्स। ठीक है, नैरो कॉन्सेप्ट और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट में इसको एक्सप्लेन किया गया हेरिडिटी को। नैरो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिजिकल सिमिलैरिटीज को हेरिडिटी कहा है। जैसे मतलब कहते हैं ना, फादर के या मदर का जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है अगर आप में आ रहा है, इसी को हेरिडिटी कह दिया। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझे तो सिमिलैरिटीज के अलावा डिससिमिलैरिटीज, यानी जो सिमिलैरिटी जो कुछ समान दिखने वाली चीजें हैं, उनके अलावा डिससिमिलैरिटी को भी हेरिडिटी में इंक्लूड किया गया है। जैसे according to broader concept, it includes all the factors which are with child not from birth but right from conception, जो कि जब से बच्चा कंसीव हुआ है तभी से वो सारे फैक्टर्स जो ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो बेसिकली सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेट्स, जितने ट्रेट्स हैं उन सबका टोटल हम लेते हैं हेरिडिटी के अंदर। डॉगलस एंड हॉलैंड के हिसाब से हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, functions or capacities derived from parents and to other ancestors or species। वही बात बार बार दोहराई जा रही है, सारे स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेसिटीज जो आपको मिल रही हैं अपने एंसेस्टर्स और अपने पेरेंट्स से, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस क्या रहता है हेरिडिटी का। देखो, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपने ये चीज पढ़ी होगी, और नहीं भी हो क्लास 10th में हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, फीमेल है, मेल है। फीमेल का जो गेमीट होता है उसको ओवम कहते हैं, मेल का जो गेमीट रहता है उसको स्पर्म कहते हैं। जब ये ओवम और स्पर्म मेट करते हैं, मेट यानी मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस के द्वारा एक हमारा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, क्विकली देखो दोबारा से हमारा एक क्विक, अगर मैं इसको गो थ्रू करूं तो क्या बोला गया है यहाँ पे, फीमेल है, ये मेल है, दोनों की फ्यूजन जो हो रही है, दोनों के गेमीट्स मिलेंगे हमको ओवम और स्पर्म, उनकी मेटिंग होगी, मेटिंग यानी दोनों जो हैं वो एक साथ मेट करेंगे, मिलेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो से बन रहा है स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ऑल राइट, तो हमारे लॉज ऑफ हेरिडिटी जो दिए गए हैं, 3 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ हमारा आता है लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या हो गया, ये लॉ कहता है जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे। ठीक है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स सुंदर हैं, गोरे हैं, तो बच्चे गोरे होने वाले हैं, लंबे हैं पेरेंट्स तो बच्चे लंबे होने वाले हैं। लेकिन ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ये जनरलाइज हम इसको नहीं कर सकते, है ना। होता है कभी कभी माँ बाप बहुत सुंदर है, बहुत गोरे हैं, बट बच्चे थोड़े सांवले हो गए, ठीक है, एक बच्चा सांवला हो गया, तो ये जो है थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए हम इस लॉ को जनरलाइज
नहीं कर सकते। दूसरा हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ही है अनेकता, थोड़ा डिफरेंसेस, ठीक है। तो कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि बच्चे ट्रू कॉपी नहीं होते माँ बाप की, यानी उनमें क्या है, कुछ अनेकताएं, कुछ डिफरेंसेस, वेरिएशंस आ ही जाती हैं। और इसका कारण क्या है, जीन्स, जो आपको जीन्स आप इनहेरिट कर रहे हो, ले रहे हो माँ बाप से, वो एक कॉम्बिनेशन में आते हैं, है ना। तो वो कॉम्बिनेशन किस तरह आपके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या आपके ऊपर उसका क्या इफेक्ट है, उसके बेसिस पे वेरिएशंस हो सकती है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसका मतलब होता है जो भी जीन्स हमको मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से, हमें उसका एवरेज हमारे में रिफ्लेक्ट करता है। एवरेज का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हमारे बहुत ज्यादा टॉल है, ठीक है। मान लीजिए आपके फादर बहुत ज्यादा टॉल है, तो उनका बेटा भी जो होगा वो भी टॉल होगा। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो बहुत टॉल है, उनका जो बेटा है अभिषेक बच्चन, वो भी टॉल है, लेकिन जरूरी नहीं है वो उनके जितना, मतलब वो उन टॉल तो है बट उनके जितना टॉल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लॉ ऑफ रिग्रेशन, जो कि हमें ये बताता है कि जो पेरेंट्स से हमको जीन्स मिल रहे हैं, हमें उस हमारे में उसका एवरेज जाता है, ठीक है। जो भी उनके जीन्स हमें आ रहे हैं उसका एक एवरेज। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत गिफ्टेड, मतलब लाइक बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों के दोनों पेरेंट्स आपके डॉक्टर्स हैं, आप भी इंटेलिजेंट हो, लाइक बच्चा भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उतना इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब वो भी एक अच्छे खासे ठीक ठाक प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहा है, और उसमें पेरेंट्स जितनी इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंटेलिजेंट है, तो उसमें एक एवरेज आया है जीन्स का। इसे लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो डॉगलस और हॉलैंड के हिसाब से हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म को, जो कि है एनवायरमेंट, कि उन्होंने एनवायरमेंट टर्म की क्या डिफिनेशन दी है। बट आई होप यहाँ तक आपको हेरिडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। तो जो टर्म है एनवायरमेंट, वो क्या डिस्क्राइब कर, दिस शुड बी टर्म, ठीक है, यहाँ पे एम होगा। इट इज यूज टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस, यानी बाहर के जितने भी फोर्सेस हैं, कंडीशंस हैं, जो कि इंसान की लाइफ को, नेचर को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है, वो उसकी एनवायरमेंट होगी। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या होता है, देखो हमारे चार तरह के एनवायरनमेंट है: नेचुरल, सोशल या कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और मेंटल एंड इमोशनल। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करूं तो जो नेचर है, मतलब जो आपके अराउंड नेचर है, जैसे किधर आप रह रहे हो, ठंडी जगह, गर्म जगह, वहां का क्लाइमेट, है ना, ये सब चीजें हमें बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि आप जिस जगह रहोगे, जैसे अगर एक गर्म जगह हो तो आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, वो अलग होगा कंपेयर टू अगर आप एक ठंडी जगह पे रह रहे हो, ठीक है। तो जो लिविंग स्टाइल होता है एक इंसान का, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है। दूसरा हम बात करते हैं सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट की। सोशल यानी आपकी सोसाइटी कैसी है, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, आपके स्कूल में लोग, भाई बहन, पेरेंट्स, इनका आपके ऊपर, एक बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी, उनका उनका बिहेवियर, ये सब कुछ जो है काफी ज्यादा इफेक्ट होता है सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करें, तो मेंटल एनवायरनमेंट मतलब वो सारी सिचुएशंस जो आपके ब्रेन को या आपके माइंड को अफेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसी बुक्स पढ़ रहे हो, कैसी आप लाइब्रेरीज में जाके किस तरह की बुक्स पढ़ते हो, किस तरह का आप टेलीविजन के चैनल्स देखते हो, मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, ये सब आपके मेंटल एनवायरनमेंट को काफी अफेक्ट करती हैं। और अगर आप इस तरीके से बुक्स रीडिंग, मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, इनसे अपने दिमाग को एक्टिवेटेड रखते हो, तो काफी हमारा लर्निंग प्रोसेस एक्टिवेट रहता है। लास्टली इमोशनल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट जो आपके इमोशंस से जुड़ा है, एंड देखो बहुत जरूरी होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, ठीक है। हमें प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, जिससे हम अपने इमोशंस पे एक प्रॉपर कंट्रोल रख पाए, अपने इमोशंस को मॉनिटर कर पाए, डायरेक्शन दे पाए, ठीक है। तो अपनी इमोशनल नेचर जो है वो किस पे हमारा डिपेंड करता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, काफी वो लोग हमारे इमोशनल एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी की बात करें, तो एज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की वजह से देर आर मेनी वेरिएशंस इन अ पर्सन, है ना, बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं एक इंसान के अंदर, जो कि ग्रेजुअली डिस्टिंक्ट हो जाती है, मतलब ग्रेजुअली वो उसके अंदर एक फिक्स हो जाती हैं वो चीजें। अब एक बच्चा इस तरह का आगे जाके बन रहा है या पर्टिकुलर वे में बन रहा है, तो उसी के बेसिस पे टीचर एजुकेशनल प्लान अपने बना पाती है।
हेरिडिटी जो है वो बच्चे को अपनी इनेट पावर्स, जो उसके अंदर बचपन से जो पावर्स हैं उनके बारे में अवेयर करती है, जिसकी वजह से टीचर्स जो हैं वो टीचिंग टास्क अपने डेवलप कर पाएंगी। ड्यू टू हेरिडिटी हमें पता है कि बच्चों में लर्निंग एबिलिटीज अलग अलग होंगी, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की उनकी लर्निंग एबिलिटीज होंगी। बेसिक इंस्टिंक्ट जो हमको हेरिडिटी से मिलते हैं, विच जो कि हमारे डिजायरेबल भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टीचर के एफर्ट क्या होने चाहिए कि वो अनडिजायरेबल जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनको रिप्रेस करे, उनको हटा के जो कि डिजायरेबल हमारे ट्रेट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा दे। हेरिडिटी काफी हद तक जेंडर डिफरेंसेस लाती है बॉयज और गर्ल्स के बीच में। इट इज ड्यू टू दैट दे हैव मोर और लेस एबिलिटीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना। हेरिडिटी के चलते ही आप देखते हो ना, गर्ल्स का एक इंक्लिनेशन कुछ अलग चीजों में, अलग सब्जेक्ट्स में रहता है, बॉयज का अलग सब्जेक्ट्स में रहता है, ठीक है। जो फिजिकल डिफरेंसेस आते हैं वो भी रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी है। टीचर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड में, इसी नॉलेज के बेसिस पे। अगर टीचर अवेयर है कि जो फिजिकल डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं हेरिडिटी की वजह से, उसी चीज की नॉलेज के बेस पे टीचर भी आगे चल के फिजिकल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो एनवायरनमेंट काफी जरूरी है इस चीज को डिसाइड करने में कि बच्चा किस डायरेक्शन में उसकी डेवलपमेंट होने वाली है ना। आगे चल के वो एक अच्छा इंसान, अच्छा कैरेक्टर, अच्छे मोरल का बने, वो सब एनवायरनमेंट पे काफी डिपेंड करता है। अगर टीचर जो है वो एनवायरनमेंट को समझ ले तो वो उसी तरीके के एनवायरनमेंट बच्चों के लिए भी क्रिएट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, घर जैसा माहौल बना दिया, है ना। हम ये वर्ड यूज करते हैं, क्लास जैसा माहौल बना दिया। तो ये क्या है, ये हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जब टीचर समझ जाता है कि बच्चे जो हैं क्लास के वो इस तरह कंफर्टेबल हैं, तो वो उस तरह का माहौल, उस तरह का एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टिंग कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों के आइडियलिस्टिक बिहेवियर को काफी इफेक्ट करते हैं। टीचर जो है वो एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं बच्चों के इंटरेस्ट, कैपेसिटीज, टेंडेंसीज के हिसाब से। जो फीलिंग है बच्चे की वो भी एनवायरनमेंट से काफी हमारी अफेक्ट होती है। इसीलिए हमको एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हुए काफी बैलेंस फीलिंग, जैसे मैंने आपको भी बोला था हमें इमोशंस को काफी कंट्रोल में रखना है, तो हमको काफी बैलेंस्ड एनवायरनमेंट लेके चलना है, बैलेंस्ड फीलिंग्स लेके चलने हैं। क्योंकि बच्चे अपने ज्यादातर टाइम अपने पड़ोसियों और फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी इनसे काफी इन्फ्लुएंस होती है। तो टीचर्स को जो है स्पेशल अटेंशन देना है कि यहाँ पे ऐसे जो प्लेसेस हैं वहां पे उनको अच्छे से गाइड कर सके। अब देखो टीचर आपके घर तो नहीं आएगा, है ना, कि आप घर में कैसा, किस तरह का एनवायरनमेंट है आपका। तो ये पेरेंट्स का भी रोल होता है कि हम अपने सराउंडिंग्स में देखें कि बच्चा कैसी एनवायरनमेंट में उठ बैठ रहा है। आप अपने घर में तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे भी दोगे, बट पॉसिबली अगर वो पड़ोस में जाके बैठ रहा है जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो चीज से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, द सोशल एनवायरनमेंट जिसमें एक चाइल्ड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दैट इज ऑल, इसमें इतना ही था। अगर आपको एनवायरनमेंट या हेरिडिटी के रोल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। एग्जाम्स आपके मोस्टली मई टू जुलाई के बीच में होते हैं, तो आप लोग अभी काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, यू कैन प्रिपेयर। एंड इवन इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीटेट एग्जामिनेशंस, हम लोग अपना ये पूरा सेशंस कंप्लीट करके, यूनिट को कंप्लीट करके कुछ सीटेट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस डालेंगे, और साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट टू वॉच एनी सच वीडियो, do subscribe to our channel and keep watching. Thank you.